बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो है किराए की इमदाद के बारे में। किराए की नई इमदाद जो है वो लॉन्च जो हुई है उसकी मज़ीद डिटेल जो है वो सामने आई है। आपके लिए अभी कुछ टाइम लिमिट है अप्लाई करने की, उस पर डिटेल के साथ मैं बात करूंगा, आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद इंडिया या बांग्लादेश के लिए एक अहम न्यूज़ है, एक अहम ख़बर है, इस पर बात करेंगे। फैमिली वीज़ा के लिए जो नया कानून बनाया गया वो क्या है और किस तरह से आपने उस पर अमल करना और फ़ायदा उठाना है, इस पर तफसीली बात करेंगे। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में क्या वापसी मुमकिन है, इस पे अहम सर्वे किया गया है और लोगों से इसके बारे में जाना गया है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। किराया की इमदाद अप्लाई करने का जो अहम ख़बर है, जो मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको मालूम है कि इस साल के शुरू में जो प्रेसिडेंट हैं स्पेन के, उन्होंने एक अहम इमदाद की अनाउंसमेंट की थी। जो 18 साल से 35 साल के दरमियान नौजवान हैं वो किराए की स्पेशल जो है वो इमदाद हासिल कर सकते हैं, जिसको अयूदा दी खोबनेस कहा जाएगा, यानी कि नौजवानों की इमदाद। इसमें उनका यही टारगेट है कि जो नौजवान हैं वो अलहदा से रहें अपने वालदैन से, वालदैन के साथ ना रहें और आगे फैमिली का जो सिस्टम है वो बढ़ाने के बारे में सोचें। असल में ये 2 साल के लिए इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं स्पेन की, उनका टाइम लिमिट, उनका तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। वहाँ अप्लाई करने का टाइम टेबल भी डिफरेंट रखा गया है। उसको फॉलो करते हुए आपने ये अप्लाई करनी है। अभी जो 2022 की आपको इमदाद मिलेगी उसकी टाइम लिमिट अभी आ चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2023 की जो आएगी वो नेक्स्ट ईयर में टाइम लिमिट आएगी। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगी। अब डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस में रहते हैं। नीचे जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे हर प्रोविंस का अलग-अलग से टाइम है। उस टाइम पीरियड के अंदर जो है आप ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको अहम जो चीज़ें हैं वो बताता चलूँ। नंबर 1 के ये कि आपकी 18 से 35 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपका जो रेंता है वो 23,000 से नीचे होना चाहिए। रेंता आपका सालाना जो है वो 23,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई कीजिएगा, वरना आपकी जो ये इमदाद है ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब नीचे जो प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का अलग-अलग से उन्होंने टाइम दिया है कि किस टाइम पीरियड में कहाँ पे आप इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल लेवल की इमदाद है लेकिन हर प्रोविंस ने इसको डिवाइड किया अपने टाइम पीरियड के मुताबिक। इसको सेपे पे करेगा, सूरीदा सोशल यानी कि पे करेगी, और इसको जो डायरेक्टली फंडिंग है वो सेंट्रल हुकूमत की तरफ से आएगी। इस वजह से ये नहीं सोचना कि ये प्रोविंशियल जो है ये इमदाद है या किसी एक ख़ास इलाके के लिए। आप कहीं भी रहते हैं उस प्रोविंस को नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे तलाश करें और वहाँ पे चेक करें कि किस टाइम पे वो अप्लाई होने जा रही है। उस टाइम के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन भी है जो सबसे ज़्यादा आसान है। सेपे का सीता लेके वहाँ भी जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि कुछ प्रोविंस में सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्योंकि अब डिजिटल सर्टिफिकेट ने तमाम रास्ते जो ऑनलाइन अप्लाई करने के हैं वो खोल दिए हैं। आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी अहम इमदाद है, लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद हो या दिल्ली में जो स्पेन एम्बेसी है वो हो, जो दिल्ली में स्पेन एम्बेसी है वो इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि एक तरफ तो वो तकरीबन 2.25 से 1.5 अरब जो इंडियन हैं उनके लिए वो काम कर रही है। साथ साथ जो बांग्लादेश में रहने वाले बांग्लादेशी हैं उनके लिए भी दिल्ली की जो स्पेनिश एम्बेसी है वो काम कर रही है। तो जहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में स्पेनिश एम्बेसी है उसकी कदर परफॉर्मेंस बेहतर है अगर आप कंपेयर करेंगे दिल्ली की स्पेनिश एम्बेसी से। तो यहाँ पे रॉबर्ट मसीह जो हैं, जो एशियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं,
और वो एक जो पार्लियामेंट में अहम सीट पे हैं जिसको सेनेटर कहते हैं यहाँ पे, और हमारे कंट्रीज़ में भी जो कि कांग्रेस जो पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट आला दर्जे का जो है वो कांग्रेस और पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी है। और उन्होंने जो वज़ीर ख़ारजा हैं स्पेन के, उनके साथ कन्वर्सेशन किया पार्लियामेंट में, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे हैं कि इतने इतने महंगे सीते बिक रहे हैं और 5-5 हज़ार और 4-4 हज़ार और 1500 यूरो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सीटों का रेट है, तो क्या आपके ये कंट्रोल में नहीं है कि आप एम्बेसी के जो सीटे की परफॉर्मेंस है वो बेहतर कर सकें, या इसी तरह से लोग जलील होते रहेंगे। इस पे जो मिनिस्टर थे स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी उठ के उनके सवालों के जवाब दिए और उन्होंने यही कहा कि हम इस पे सख्त एक्शन लेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से इस तरह का अमल जारी है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ रॉबर्ट मसीह ने ये भी कहा है कि ये एक माफिया है जो कि बहुत मुनज़्ज़म तरीके के साथ गैर मुल्कियों को लूट रहा है और इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए और सीटे का जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। एम्बेसीज़ को बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए। कोरोना के बाद अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग अप्लाई कर रहे हैं। इस पे जो वज़ीर ख़ारजा हैं स्पेन के, उन्होंने ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि स्पेन की एम्बेसीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और वहाँ पे जो सीटा सिस्टम है वो भी बेहतर किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि अब जो एम्बेसीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस कोरोना के बाद बेहतर होने की बजाय जो है वो वर्स हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वर्क का लोड यकदम जब बढ़ा है तो उनके पास इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी, इतनी ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ नहीं थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो तमाम को कवर कर सकें। यही वजह है कि अब उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के ब्लंडर्स हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो सीटा सिस्टम है। यहाँ पे ना सिर्फ स्पेनिश एम्बेसी बल्कि इटालियन दूसरी यूरोपीय मालिक की सिचुएशन भी मिलती जुलती है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी में सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने के लिए भेजे हैं और 4 महीने गुजर चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो आगे फैमिली का या दूसरे प्रोसेस का क्या बनेगा? अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा भी है कि 2-2 साल फैमिलीज़ को अप्लाई किए हुए हो चुका है और अब उनके जवाब आना शुरू हुए हैं, यानी कि इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। लेकिन अब इसके बाद उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। फैमिली वीज़े के नए कानून के बारे में आपको बताता चलूँ, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। एक प्रिंसेस दिया जो कि वर्क परमिट पे यहाँ पे आई हैं, तो उनका अभी पहला वर्क परमिट पहला साल है, तो उन्होंने भी इसके बारे में पूछा है। बाकी भी कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हम फैमिली को किस तरह, अब नया कानून जो आ चुका है, जो लास्ट वीक जो है वो अनाउंस हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि पहले क्या था कि पहले आपने 5, 6, 7 और कुछ सूबों में कतलूनिया जैसों में 8-8 आपको नॉमिनल इकट्ठी करनी पड़ती थी, फिर आप एक्स्ट्राखेरिया में देते थे, फिर आपकी फैमिली के यहाँ से स्पेन से फिंगर लेटर इशू होते थे। लेकिन अब हुकूमत ने आसान कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ कुंतरात व इंदिफनीदो ले आएंगे कि आपको काम से नहीं निकाला जाएगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप अपनी फैमिली बना सकते हैं। अब आपको लंबा चौड़ा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाना, फिर बाद में उस पर काम भी करना है। ऐसा ना हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, पेपर पास करवाएं यहाँ से, उसके बाद काम ना करें तो आपके पाकिस्तान से वीज़े रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। वो जो ये कैसे पूछ रहे हैं कि पहले साल भी वो कानून चेंज नहीं हुआ, वो आपको 2 साल वाली पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। पहले साल वाली पे आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूल वहीं का वहीं है। सिर्फ और सिर्फ राय दी गई है कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही बुला सकते हैं, सैलरी स्लिपें इकट्ठी करने की या नॉमिनल इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी का मतवक्के है। एक बड़े सर्वे जो है वो यूके में किया गया है, जिसमें लोगों ने ये कहा है कि ब्रेक्सिट ने हमारी ज़िंदगियों को मज़ीद अजीरन कर दिया है, हमारी लाइफस्टाइल को पुअर कर दिया, यानी कि गरीब कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिस पे अमल किया गया, ब्रेक्सिट किया गया। इस तरह की जो सोच है और इस तरह की जो कार्रवाई है ये आने वाले वक्त में मज़ीद डीप हो सकती है, क्योंकि यूके को बहुत सारे क्राइसिस का अब सामना है, जिसमें बड़ा क्राइसिस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, जिसमें पेट्रोल मसनूआत और खाने पीने की ग़िज़ाई मसनूआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लेबर की शार्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो पहले यूरोपीय यूनियन से जाके बाशिंदे पूरे करते थे अब वो नहीं जा रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर लेबर की इंतहाई
जो है वो शॉर्टेज है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में बरतानिया वापस यूरोपीय यूनियन का रुख कर सकता है। सेम लाइक उसी तरह जिस तरह 70 की दहाई में ये एक मरतबा सेपरेट हुआ था और चंद सालों के बाद वापस यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन गया था। साथ साथ जो इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की, वो भी पहले जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, एक वज़ीर थी, तो उसने बोरिस जॉनसन के साथ इख्तलाफ किया था ब्रेक्सिट का और उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, हमें यूरोपीय यूनियन के साथ मिल के ही आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इंग्लैंड क्या नया डिसीजन लेता है, क्या रेफरेंडम की तरफ जाता है, क्या दोबारा यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करता है या कि नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।